हे एवरीवन, वेलकम टू इमर्स एकेडमी। इमर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम जो आपका यूके पीसीएस का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज पहला टॉपिक आपका है हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आगे जारी रखेंगे और आपको बीच बीच में उत्तराखंड की वीडियो भी हम देते रहेंगे साथ साथ में। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लोगों से पूछा था, पोल करवाया था कि आपको क्या पढ़ना है, तो मैक्सिमम लोगों ने बताया कि आप उनको जीएस और उत्तराखंड दोनों पढ़ने हैं। तो इसी क्रम में पहले मैं हिस्ट्री का टॉपिक लेके आ रहा हूँ और हिस्ट्री को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे उसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे, ज्योग्राफी शुरू करेंगे और तमाम जितने भी सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी टॉपिक को, उन सभी सब्जेक्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या इसी को हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। इसको क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात है, इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, यह किस गांव में इसका खोज हुआ था, तो ये हुआ था हड़प्पा नामक गांव में। तो ये कहा जाता है कि हिस्ट्री में कि सबसे पहले कुछ भी चीज़ जिस स्थान पर मिलती है उसी के नाम से उसे पुकारा जाता है और इसे सबसे पहले कहा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जिस गांव में ये सभ्यता मिली थी, तो जहाँ पर इसकी खोज हुई थी, तो उस गांव का नाम हड़प्पा था और इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी खोज कहाँ कहाँ से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1826 ईस्वी की और एक व्यक्ति थे, एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। तो जब ये इंडिया में आए थे और इन्होंने दौरा किया था जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, तो इन्होंने जब वहाँ का दौरा किया तो इनको पता लगा कि यहाँ के लोग मिट्टी से कुछ ईंटें निकाल रहे हैं और जिनसे अपना मकान निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और ये ईंटें मिट्टी के अंदर कहाँ से आई, तो इन्होंने इसको देखा, लेकिन बाद में इस चीज़ पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ यहीं पर बंद होगी। ठीक है, तो 1826 की बात है और इसका जिक्र इन्होंने किया है नरेटिव ऑफ जर्नीज़, जो कि इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन आ सकता है कि नरेटिव ऑफ जर्नीज़ किसकी पुस्तक है, तो ये है चार्ल्स मैसन की। अब हम इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। तो जब आपने देखा होगा भारत में रेलगाड़ी का दौर शुरू हुआ, जब मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की सड़क रेल पटरी का निर्माण हुआ, वहाँ पर रेल यातायात की शुरुआत हुई। तो उस टाइम की हम बात करते हैं 1853 से 1856 के बीच में। 1853 से 1856 के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के अंडर में कुछ लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे और उनका नाम था बर्टन बंधु। तो बर्टन बंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो भाई थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1853 से 1856 के बीच की। तो बर्टन बंधु थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, जो कि अंडर में थे किसके, कनिंघम के अंडर में। तो जब यहाँ पर रेल यातायात की शुरुआत हुई, रेल पटरियों का निर्माण हुआ, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ईंटें मिल रही हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल पक्की ईंटें हैं और जैसे मिट्टी के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, जिस भी जगह पे खोद रहे हैं तो वहाँ पर ईंटें इनको मिल रही हैं और उन ईंटों का जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था वो था 4:2:1, यानी कि 4 के रेशियो में वो लंबी थी, 2 के रेशियो में वो चौड़ी थी और 1 के रेशियो में वो ऊंची थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ईंटें इनको मिली। ठीक, तो इन ईंटों को देखा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन ईंटों का प्रयोग जो रेल की पटरी ये लोग उस टाइम पे बिछा रहे थे उनमें इन्होंने इसका प्रयोग किया और जैसे इनका काम चलता गया ये इस चीज़ को भूल गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण काम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में यहाँ पर हुआ, तो वो हुआ था 1921 में, 1921 में। देखो, सीधे 50 साल के बाद ये काम यहाँ पर शुरू हुआ और ये किसने किया था, तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे जिनके अंडर में काम कर रहे थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो किसके अंडर में ये काम कर रहे थे, जॉन मार्शल के अंडर में। तो आपने सुना होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज हुई थी 1921 में, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और ये किसने की थी, दयाराम साहनी के
द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, और इसी के ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इतना सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो नाम आया है उसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला। ओके, आई होप इतनी सारी बातें क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ हम बात करते हैं। दो प्रमुख बातें यहाँ पर आती हैं। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया कि इसका जो टाइम पीरियड था वो था 3250 बीसी से 1750 बीसी के मध्य। लेकिन जो डीपी अग्रवाल हैं इन्होंने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, यानी कि वहाँ पर कार्बन 14 लिया जाता है कार्बन 12 के स्थान पर, तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इन्होंने पता लगाया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो टाइम पीरियड था वो था 2300 से 1750 बीसी। और इसी टाइम पीरियड को ऑथेंटिक हम मानते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली यहाँ पर प्रूव किया गया। 2300 से और 1750 बीसी के मध्य हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड हमें मिलता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 बीसी, यानी कि कई लोग इसको 2500 भी बोलते हैं, लेकिन 2300 से 1750 बीसी ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल इसे प्रूव किया गया है साइंटिफिक मेथड के द्वारा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके नामकरण क्या क्या हुए हैं। एक तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर थी, ये सिंधु नदी के अगल बगल ये थी, या सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिली थी, इसलिए इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा नामक गांव में सबसे पहले देखने को मिली थी, यानी कि वहाँ पर इसके अवशेष देखने को मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट इसको कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती घाटी सभ्यता, लेकिन इसका नाम ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित नहीं है, क्योंकि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी या जो मोहनजोदड़ो था, हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी, लेकिन इसके जो स्थल पाए गए हैं वो अभी तक लगभग 1500 स्थल यहाँ पर पाए जा चुके हैं। 1500 स्थल अभी तक पाए जा चुके हैं, और इन 1500 स्थलों में से मैक्सिमम जो स्थल हैं वो भारत में पाए गए हैं। और कितने देश, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कितने देशों में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो ये कितने देशों में पाए गए हैं, 3 देशों में। और वो देश हैं, पहला देश है भारत, दूसरा देश है पाकिस्तान, और तीसरा देश है अफगानिस्तान। 3 देशों में ये स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा स्थल किस देश में पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं भारत में। और कितने ये स्थल थे, तो भारत में अभी तक 925 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए हैं। और यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो 475 स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं। 925 स्थल भारत में, 475 स्थल पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में सिर्फ 200 स्थल पाए गए हैं। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए भारत में अभी तक कितने स्थल पाए गए हैं, तो 925, पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में 2 स्थल। और कितने देशों में ये फैला था, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है भारत में, अब तो पाकिस्तान अलग हो गया है तो हम भारत की अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज ये है सिंधु नदी और ये है गंगा नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी, और इसी के मध्य में बहती थी सरस्वती नदी
जो कि अब माना जाता है कि विलुप्त हो गई है, लेकिन हरियाणा में अभी भी इसके थोड़ा बहुत प्रमाण मिलते हैं। तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी, ठीक है। और इन नदियों के बीच में जो ये सरस्वती नदी है, इसी सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र जो था भारत में, ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए या कुछ स्थल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। और इसके बाहर का जो क्षेत्र था जिसकी हम बात करते हैं, रावी नदी और सिंधु के बीच का, ये अब वर्तमान पाकिस्तान में है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र है ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान में कहाँ है, तो ये सूतकांगेडोर के आसपास का ये क्षेत्र है या बलूचिस्तान के आसपास का ये क्षेत्र है। बलूचिस्तान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अभी तक संघर्षरत हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं सरस्वती नदी जो कि सिंधु और गंगा के बीच में थी, और इसी के आसपास भारत में जो स्थल हैं वो पाए गए हैं। हालांकि वर्तमान में ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन अभी भी हरियाणा में इसके कुछ अवशेष आप लोग को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो इसकी दो सबसे प्रमुख चीज़ें थी। क्या क्या ये यहाँ पर इनकी प्रमुख चीज़ें थी? पहली है कि ये क्या था, यहाँ पर जो पानी की निकासी है इसकी उन्नत व्यवस्था थी, पानी की निकासी की उन्नत व्यवस्था थी। और दूसरी जो व्यवस्था थी ये थी यहाँ पर नगरीय सभ्यता। तो पहले हम नगरीय सभ्यता की बात करते हैं, उसके बाद हम निकासी की बात करते हैं। तो नगरीय सभ्यता की यहाँ पर हम कैसे बात करते हैं, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। तो देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के दुर्ग आपको देखने को मिलते हैं। तो जो खोज हुई थी इसमें दो प्रकार के दुर्ग यहाँ पर मिले हैं। एक का नाम था पश्चिमी दुर्ग, जो कि थोड़ा बड़ा था और ऊपरी हिस्से में था, और दूसरे का नाम है पूर्वी दुर्ग, जिसका जो कि छोटा है और जो कि पश्चिमी दुर्ग से थोड़ा सा बड़ा था। पश्चिमी दुर्ग छोटा था और जो पूर्वी दुर्ग है वो थोड़ा सा बड़ा था। पूर्वी दुर्ग पश्चिमी दुर्ग के ठीक नीचे था और जो पश्चिमी दुर्ग है वो टॉप में था, यानी कि पूर्वी दुर्ग से ऊपर। ये इसलिए कि जो पश्चिमी दुर्ग है यहाँ पर जो उच्च कुल के लोग रहते थे उस टाइम के, ये कहाँ पर रहते थे? पश्चिमी दुर्ग में, और उनकी संख्या क्या थी? कम थी, इसलिए ये दुर्ग छोटा यहाँ पर बनाया गया है। और जो पूर्वी दुर्ग है यहाँ पर निम्न कुल के लोग रहते थे, या यहाँ पे व्यापारी, व्यवसायी और तमाम लोग यहाँ पर रहते थे, और इसीलिए इसको बड़ा माना गया है। और ये दुर्ग के नीचे वाले हिस्से में रहते थे, यानी कि जो पूर्वी दुर्ग है ये नीचे वाले हिस्से में है, क्योंकि जो भी आक्रमण होगा पहले इस पर होगा और ये लोग हमेशा सेफ रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से इनको यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा दी गई है। जो पश्चिमी दुर्ग है यहाँ पर उच्च लोग रहते थे, तो इनको यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन जो पूर्वी दुर्ग है यहाँ पर निचली जाति के लोग रहते थे, यानी कि यहाँ पर तमाम उस टाइम के जो छोटे लोग हैं वो रहते थे, तो इसीलिए इसका आकार बड़ा था, क्योंकि इनकी जनसंख्या भी बड़ी थी और इनको निचले हिस्से में रखा गया और इनको ऊपरी हिस्से में। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ये सब काम यहाँ पर हुए थे। और हम बात करते हैं जो पश्चिमी दुर्ग है, इसके बाहर एक चहारदीवारी बनाई गई थी, यानी कि इसके बाहर भी और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कराए गए थे, और ये यहाँ पर चार दीवारी बनाई गई थी। और जो चार दीवारी थी इसमें दो प्रकार की ईंटें यहाँ पर प्रयुक्त हुई थी। पहली है जो बाहरी दीवार है, यहाँ पर पक्की ईंटों से दुर्ग का निर्माण किया गया है, पक्की ईंट से यहाँ पर दीवार बनाई गई थी। और जो आंतरिक दीवार है ये कच्ची ईंटों से यहाँ पर बनाई गई थी। बाहरी दीवार पक्की ईंटों से और आंतरिक दीवार जो थी वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, और इस कारण भी यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर इनके लिए सुरक्षा दी गई थी। हम माने कि इनको सुरक्षा देने के लिए ये और यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करवाए गए थे। तो इतना आपको पता हो गया होगा कि दो प्रकार के दुर्ग यहाँ पर थे हड़प्पा सभ्यता में। सिर्फ एक स्थान को छोड़ करके हम उसकी बात करते हैं, लोथल। और लोथल में जो पूर्वी दुर्ग है और पश्चिमी दुर्ग है, इसके बीच में एक मध्यम दुर्ग भी था, ठीक है, मध्यम दुर्ग। ये कहाँ पर था? लोथल में। सिर्फ ये एक्सेप्शन है एक, बाकी जितने भी यहाँ पर हमें स्थान प्राप्त होते हैं, जितने भी स्थल प्राप्त होते हैं, सब जगह दो दुर्ग हैं, और सिर्फ लोथल में क्या है?
3 दुर्गों का निर्माण हुआ है, पूर्वी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग और मध्यम दुर्ग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर चावल के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो लोथल में लौ आ रहा है और चावल में भी लौ आ रहा है, तो लोथल में चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इतना यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यह एक नगरीय सभ्यता कैसे थी। पहले तो ये एक इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलता है। इसके बाद जो यहाँ की सड़कें थी, ये प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि समकोण पर ये एक दूसरे को अलग करती थी। तो यहाँ पर किस तरीके से था, एक ब्लॉक डायग्राम हम बना देते हैं। सपोज ये कोई नगर यहाँ का है और इस नगर को हम देखें तो यहाँ के बीचों बीच एक सड़क यहाँ पर गुजरती थी जिसकी कुल चौड़ाई थी 10 मीटर और इसको कहा गया है राजपथ। जो राजपथ था यानी कि जो मुख्य सड़क थी उसको राजपथ यहाँ पर कहा गया है और उसकी जो कुल चौड़ाई थी ये 10 मीटर थी। और इसके साथ ही जो अन्य सड़कें थी वो उनकी चौड़ाई राजपथ से थोड़ा कम थी। इस तरीके से हम इसे मान लेते हैं और प्रत्येक सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90, 90, 90, 90 और 90, सभी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर काटती थी। इसलिए भी कहा जाता है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुरक्षा के और इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। तो प्रत्येक जो भी घर यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, उनका कुछ स्पेशल एरिया होता था, यानी कि सभी जो मकान होते थे वो बिल्कुल एक जैसे दिखने में थे। और कोई भी यदि हम इसकी बात करें तो इनके जो दरवाजे थे ये गलियों की तरफ खुलते थे। जो ये वाली पतली वाली सड़क है ये गली वाली सड़क है और इनके जो दरवाजे हैं ये गलियों की तरफ खुलते थे। ये इसलिए क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये काम यहाँ पर हुआ था। तो सभी जो मकान थे उनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे और सिर्फ लोथल एक ऐसा स्थान है जिनके दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, यानी कि जो मुख्य सड़क है राजपथ है उसकी तरफ उनके दरवाजे खुलते थे। लेकिन अन्य जो भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। अब जैसे ही इन गलियों से दरवाजे से जब अंदर प्रवेश करते थे तो उस दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार देखने को मिलती थी। ये दीवार इसलिए कि जो भी बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आए तो वो अंदर ना देख सके कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर लगभग 4 से 5 कमरे देखने को मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 से 5 कमरे यहाँ पर थे, ठीक है। और जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो बाहर से सीधे दरवाजे के अंदर यहाँ पर एक दीवार यहाँ पर पाई जाती है जिससे कि इनकी प्राइवेसी बने रहे और ये बाहर वाला व्यक्ति अंदर ना देख सके। जैसे ही यहाँ से ये व्यक्ति अंदर जाता है तो अंदर जा कर के सबसे पहले एक आंगन आता है। तो प्रत्येक घर में एक आंगन मिलता है। इसी के साथ 4 से 5 यहाँ पर कमरे होते थे और कमरों के साथ साथ यहाँ पर किचन की व्यवस्था भी की गई थी, यानी कि रसोई घर भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि रसोई घर के भी यहाँ पर प्रमाण है। और रसोई घर के साथ साथ यहाँ पर स्नान घर के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर थी इनके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नागार भी मिले हैं। विशाल अन्नागार ये इसकी एक विशेषता है। यहाँ पर विशाल अन्नागार मिले हैं और ये वो बिल्डिंगें हैं जो सबसे बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर पाई गई हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो होते थे विशाल अन्नागार, जहाँ पर अन्न का भंडार किया जाता था। इसी के साथ ही जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी मिले हैं। तो ये थी इनकी नगरीय सभ्यता। और वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सेक्टरों की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी सेक्टर वाले एरिया हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। घरों के बाहर सड़कें हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छे हैं। और उनके जो मकान है आपने देखा होगा गलियों की तरफ खुलते हैं, बाहर मेन सड़क की तरफ बहुत कम मकान यहाँ पर खुलते हैं। तो तब यहाँ पर ये सब चीज़ें थी। और हम बात कर रहे हैं आज से 4000 साल पहले की। तो बीच में कुछ अंग्रेज यहाँ पर आए जिन्होंने शासन किया और वो अंग्रेज कहते हैं कि जो भारत है, भारत अभी भी यहाँ पर शासन करने के लिए या
अपना संविधान लागू करने के लिए अभी इतना काबिल नहीं हुआ है, और यहाँ पर अभी भी भारत गणतंत्र होने के लिए काबिल नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि जो भारत है वो 4000 वर्ष पहले भी अपना शासन करता था, यानी कि भारत 4000 वर्ष पहले भी गणतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। हालांकि बीच में कुछ अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पर 200 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद भारत फिर से गणतंत्र हो गया। और आप देखते होंगे कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे वो अभी भी गणतंत्र नहीं हुए हैं, यानी कि वहाँ पर अभी भी राजतंत्र चलता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत गणतंत्र हो गया है, और पहले भी भारत गणतंत्र हुआ करता था। यानी कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका टाइम पीरियड है 2300 से 1750 BC के मध्य का। तो 4000 साल पहले भारत गणतंत्र हुआ था, और वर्तमान में भी भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। अब हम बात करते हैं ये निकासी की या जल निकासी की। तो यहाँ पर जल निकासी किस तरीके की थी, तो आपने देखा होगा कि वर्तमान में क्या होता है, कोई भी नाली है, और अभी भी बहुत सारे नालियाँ ऐसे देखी होंगी आपने कि नाली बह रही है और उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है या नाली ढकी हुई ही नहीं है, जिससे कि एक साफ सफाई का ध्यान नहीं रह पाता और बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई थी, तो उन नालियों के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो नालियाँ ढकी रहती थी, और इसलिए हम कहते हैं वहाँ पर निकासी की व्यवस्था अच्छी थी और वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो देखो जहाँ जो वहाँ पर नालियाँ थी, सड़कों के किनारे वहाँ पर नालियाँ मिलती थी। और अभी भी आपने देखा होगा वर्तमान में भारत में जब कोई बाढ़ आ जाती है तो सारा पानी सड़कों पर फैल जाता है। लेकिन हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और 4000 साल पहले एक सुसंगठित सभ्यता हमें मिली है, एक सुसंगठित नगरीय सभ्यता हमें मिली है। वहाँ पर निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से थी। सड़कों के किनारे नालियाँ वहाँ पर हमें मिलती थी, और उन नालियों को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ढका जाता था, जिससे कि गंदगी ना फैलें और वहाँ पर रहने वाले आम जनमानस को कोई भी उससे नुकसान ना हो, वो बीमार ना हो। प्रॉपर हाइजीन का वहाँ पर ध्यान रखा जाता था। तो ये सब यहाँ पर थी। तो सड़कें थी, सड़कों के किनारे नालियाँ आपको मिलती थी और वो प्रॉपर तरीके से ढकी रहती थी। अब हम बात करते हैं कि जो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये किन किन स्थानों पर मिली है। तो ये सब चीज़ें आई होप आप लोगों ने समझ ली होगी। अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे उत्तरी भाग है ये है JNK का मांदा, और JNK का जो मांदा है ये सबसे उत्तरी भाग है, और सबसे पश्चिमी भाग जो है वो है सबसे दक्षिणी भाग है दाइमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में, और मांदा है जम्मू एंड कश्मीर में। जो इसका सबसे पूर्वी भाग है ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और इसको हम कहते हैं आलमगीरपुर, और ये है यूपी के मेरठ के पास। और जो सबसे पश्चिमी भाग है ये है सूतकांगेडोर, और ये आपका मिलता है बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे उत्तरी भाग यदि पूछा जाए वो है मांदा जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिणी भाग दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी भाग है सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में है पाकिस्तान के। ठीक, ये सब चीज़ें आपने देख ली होगी। और यदि हम बात करें इस सभ्यता का जो आकार था वो किस तरीके का था, तो ये आपको त्रिभुजाकार आकार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस सभ्यता का जो आकार था वो लगभग त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है यानी कि पूर्व से पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, तो ये है 1600 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी ये सभ्यता थी। ठीक है, 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी और 1600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी, यानी कि मांदा से लेकर दाइमाबाद तक की कुल 1400 किलोमीटर चौड़ा था, लंबा था। और यदि हम बात करें सूतकांगेडोर से आलमगीरपुर तक, तो ये कुल 1600 किलोमीटर चौड़ा था। ठीक है, और
इसका जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने इंडिया की मैप में भी इसे बनाया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो जो ये सभ्यता है इसका जो उद्भव है, ठीक है, तो इसका उद्भव का दो मत हमको मिलता है। एक है विदेशी मत जो कि दिया है जॉन मार्शल ने, व्हीलर ने, चाइल्ड्स ने और डीडी कौशाम्बी ने। इन लोगों ने यहाँ पर इसका विदेशी मत दिया है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय मत है ये दिया है राखलदास बनर्जी ने, टी.एन. रामचंद्र ने और लक्ष्मण स्वरूप ने। तो जो स्थानीय मत है इसमें कहा गया है कि राखलदास बनर्जी के द्वारा कहा गया है कि ये द्रविड़ों के द्वारा ये सभ्यता बसाई गई थी, यहाँ पर द्रविड़ लोग निवास करते थे। और टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि यहाँ पर आर्य निवास करते थे। अब हम बात करते हैं इसकी जो विशेषता थी वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नगरीय सभ्यता ये किस तरीके से थी, ठीक। अब हम बात करते हैं ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा किस तरीके से बनता है, वो तांबा और टिन को मिला करके कांसा यहाँ पर बनाया जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखे हुए आपको चित्र मिलते हैं, तो यहाँ पर लिखने का प्रमाण आपको मिलता है, लेकिन अभी तक कोई भी इन शब्दों को नहीं पढ़ पाया है जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। यानी कि तब यहाँ पर लिखने का आविष्कार तो हो गया था, यहाँ पर लिखा तो जाने लगा था, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। और ये एक शांति प्रिय सभ्यता थी, यहाँ पर व्यापार प्रधान था। और जो यहाँ पर व्यापार होता था ये कहाँ से होता था, लोथल से होता था, जो कि एक पतन नगर था। लोथल जो कि एक पतन नगर था, यानी कि एक बंदरगाह इस सभ्यता का हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यापार होता था वो होता था मेसोपोटामिया से और अन्य स्थानों से भी ये व्यापार यहाँ पर होता था। ये एक विस्तृत सभ्यता थी, यानी कि ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर व्यापार होता था सीधे मेसोपोटामिया यानी कि इराक से। तो ये एक राजनीतिक सभ्यता भी थी, यहाँ पर राजनीतिक सभ्यता आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ ही एक आर्थिक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार था, व्यापार प्रधान ये सभ्यता थी। इसके साथ ही यहाँ के कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें आपने यहाँ पर देखी होंगी। तो ये सब चीज़ें इस सिंधु घाटी सभ्यता में थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विस्तार की बात करेंगे, चाहे हम कालीबंगा की बात करें, चाहे हम बात करें सूतकांगी डोर की, चाहे हम लोथल की बात करें, और अन्य जितने भी यहाँ पर स्थान मिलते हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।